आज के क्लास के टॉपिक में हम यूर्गन हैबरमास को देखेंगे। ये हमारे जर्मन समाजशास्त्री हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ थ्योरी दिया, जैसे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। ये हमारा कम्युनिकेटिव एक्शन ही क्यों दिए, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत क्यों दिया। एक्चुअली क्या है ना कि इनको बचपन में बोलने की समस्या थी, ये सही से नहीं बोल पा रहे थे, है ना। तो जिस आदमी के पास जिस चीज़ का अभाव होता है उसको वो सही से समझता है और उसको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जब इनको बोलने की समस्या थी, तो ये समझ समझ सकते थे कि ये कम्युनिकेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इन्होंने उस कमजोरी को ही इन्होंने एक थ्योरी बना दिया, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी इनकी। इसके बाद इनका देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी क्या होता है और इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी क्या होता है। यानी कि कम्युनिकेटिव जो हमारा संवादात्मक जो विवेकशीलता है, वो क्या करता है, वो यानी कि सहमति और समझ पर आधारित है। और जहाँ और वेयर एज जो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी है, वो क्या करता है, वो हमारा सक्सेस पे, इफिशिएंसी पे, कंट्रोल पे यानी सफलता लाभ पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम, है ना। यानी कि जीवन जगत क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ हमारे दिनचर्या के लाइफ से जुड़ी हुई है, वही चीज़ हमारे लाइफ वर्ल्ड में आ रही है। सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसका हमारे लाइफ में क्या असर पड़ता है और उन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है। फिर हम देखेंगे पब्लिक स्फीयर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। जैसे हम पब्लिक स्फीयर में देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, है ना। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, ये हमारा एक पब्लिक स्फीयर हो गया। हमारा पार्लियामेंट में डिबेट होता है, पार्लियामेंट में डिबेट भी हमारा पब्लिक स्फीयर आ गया, है ना। ऐसे समझेंगे इसको। वैलिडिटी क्लेम्स देखेंगे कि हमारा वैलिडिटी क्लेम्स क्या है, वैधता के दावे क्या हैं। तो इन्होंने 4 तरीके से इन्होंने कहा है कि एवरी कम्युनिकेटिव जो एक्ट होते हैं, है ना, वो 4 तरीके से हमारा वैलिडिटी क्लेम करते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे ट्रुथ हो गया, राइटनेस होगी, सिंसियरिटी हो जाएगी और एक हमारा कम्प्रिहेंसिवनेस जो होता है, ये आ जाएगा। ठीक है? इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक डेमोक्रेसी को, लेकिन वो डेमोक्रेसी कितना, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, है ना। यानी कि विचारशील लोकतंत्र क्या है। आप डेलिब्रेट मतलब जानबूझ कर कोई काम करते हैं, डेलिब्रेटली बोला जाता है उसको, है ना। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी यानी कि इस डेमोक्रेसी में इन्होंने क्या कहा कि ये जो डेमोक्रेसी होता है, इसमें सिर्फ वोट डालने से हमारा डेमोक्रेसी नहीं बनता, बल्कि जो भी हम पब्लिकली बात करें और उस बात में जब रीजनिंग हो, तर्क तर्क हो और सभी के द्वारा सहमति बन जाए, तब वो हमारा डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होता है। ठीक है। डिस्कोर्स एथिक्स के बारे में देखेंगे, है ना। हम आपको मिशेल फुकोल्ट के का जो कंसेप्ट था डिस्कोर्स को लेके, वो पढ़ाया हूँ प्रीवियस क्लास में, आप उसको देख सकते हैं कि डिस्कोर्स है क्या। तो मिशेल फुकोल्ट बोलते हैं कि डिस्कोर्स जो है, वो पावर एंड नॉलेज का कॉम्बिनेशन है। उन दोनों को एक दूसरे से अलग आप नहीं कर सकते। जब ये चीजें आती हैं तो डिस्कोर्स आता है। डिस्कोर्स मतलब कि वो डिसाइड करता है कि क्या बोलना है, किसको बोलना है, कब बोलना है ना। तो वो चीजें आएंगी। तो डिस्कोर्स एथिक्स को हम इनमें यानी कि यूर्गन हैबरमास क्या दिए हैं उसको देखेंगे। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इजीली तरीके से रिवाइज कर लेंगे और आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर 2014 से 2025 तक, है ना, यूजीसी नेट द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, यूर्गन हैबरमास पे, तो ठीक है, उनका एक कंपाइलेशन है। वो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरी क्लास होगी, ये इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। ठीक है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे से इनके कंसेप्ट को समझ सकें, है ना। और ये कंसेप्ट को समझकर अपने हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में अपने ट्रांसलेट करके आप अच्छे से नोट्स बना के आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो एग्जाम है, जैसे जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एलटी ग्रेड के एग्जाम जो होते हैं, है ना, जो सोशोलॉजी से रिलेटेड है, नेट एग्जाम जो यूजीसी कंडक्ट कराते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस स्टेट्स, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार हो गया, राजस्थान सरकार हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार हो गया, ये सब स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालते हैं। तो उन सभी के लिए इनका जो कंसेप्ट है हैबरमास का, ये आपको यूजफुल होगा, इसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जुर्गेन हबरमास जो है, ये हमारे जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर हैं। यानी कि ये जर्मनी के हमारे क्या है, समाजशास्त्री हैं और दर्शन शास्त्री हैं। ठीक है, ये है क्या है, एसोसिएटेड विद सेकेंड जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। अच्छा देखिए, ये जो हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
जब कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कहीं भी सब्जेक्टिव में भी यदि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल आ जाए, तो सीधे आप समझिएगा कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो भी थिंकर होंगे, वो क्रिटिकल थियरी देंगे, यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत वो देंगे। ये फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है, ये कब बना? देखिए, ये फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है, ये हमारा जर्मन का है, जर्मनी का है, ठीक है? तो जो भी जर्मन इंटेलेक्चुअल्स हमारे हुए थे ना, तो ग्रुप ऑफ जर्मन इंटेलेक्चुअल्स एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक शोध करने के लिए जो जर्मन के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो एक साथ जुड़े, 1923 के आसपास जुड़े, और इन्होंने क्या किया, एक क्रिटिकल थियरी डेवलप किया। तो जब क्रिटिकल क्रिटिकल थ्योरी यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत उन्होंने डेवलप किया, तो जो ग्रुप बना था ना लोगों का, उसी ग्रुप को हम फ्रैंकफर्ट स्कूल हम कहते हैं। यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल का सीधा मतलब ये है कि ये जर्मन लोग हैं, है ना? जर्मन लोगों का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका एक समूह है, ये मिल के बनाए हैं और वहाँ से क्रिटिकल थ्योरी दिए हैं वो। और क्रिटिकल थ्योरी किसके लिए दिए हैं? इन्होंने क्या किया कि उस समय कार्ल मार्क्स का जो कैपिटलिज़्म है, बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रहा था, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि मार्क्सिज़्म को ना साइकोलॉजी, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र से जोड़कर, जो कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी था, मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म जो आइडिया था, इन तीनों से जोड़कर उन्होंने क्या किया कि जो हमारे मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मास कल्चर है और जो हमारे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, उन सब की आलोचना किया इन्होंने। क्यों आलोचना किया? क्योंकि उनको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, यानी कि सोशल चेंज करना है। ठीक है? अच्छा रुकिए, मैं आपको थोड़ा फिर समझाता हूँ मैं। देखिए, ये जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, ये स्कूल क्या है? ये हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जर्मन इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना? इससे जुड़े हैं लोग। ये क्या किए? इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी दिया, क्रिटिकल थ्योरी यानी कि आलोचनात्मक सिद्धांत दिया। अच्छा, क्रिटिकल थ्योरी दिया इन्होंने, है ना? किसके लिए दिया? क्योंकि जो मार्क्सिज्म चल रहा था उसको तो इन्होंने क्या किया कि ब्लेंड कर दिया, ब्लेंडिंग किया, यानी कि मिलाकर। किसको मिलाया, ब्लेंडिंग किया? मार्क्सिज्म, जो हमारे कार्ल मार्क्स के जो आइडियोलॉजी थे, मार्क्सिज्म को किसके साथ मिलाया? विद किसके साथ? आप देखेंगे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हिंदी मीडियम वाले समझते जाइए, यानी कि मनोविज्ञान, है ना? फिलॉसफी, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र और सोशियोलॉजी, ठीक है? यानी कि इन तीनों के साथ मार्क्सिज्म का जो कंसेप्ट है, उनको कंपेयर किया, है ना? इनसे अटैक कराया, ठीक है? और जब कंपेयर किया, है ना? तो इन्होंने क्रिटिक किया, टू क्रिटिक यू, किसका? इन्होंने किसका क्रिटिसाइज़ किया? क्रिटिसाइज़ किया जो हमारे मॉडर्न मॉडर्न जो हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, उसका, ठीक है? पहला। फिर किसका किया इन्होंने? मास कल्चर, ठीक है? और उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो हमारा अथॉरिटी था, निज़्म, ठीक है? तो ये जो मॉडर्न कैपिटल सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज़ किया। मास जो कल्चर होता है, पब्लिक का जो जनसमूह का कल्चर है उसको इन्होंने विरोध किया, और जो अथॉरिटी बन रही है किसी की, है ना? उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। किसकी सहायता से? क्योंकि उस समय मार्क्सिज्म चल रहा था, तो उससे साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञान, फिलॉसफी, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र के माध्यम से किया। क्रिटिक तो किया, ये क्यों किया? टू ट्रांसफॉर्म सोशल, ठीक है? यानी ट्रांसफॉर्म सोशल रिफॉर्म, या ये भी हो सकते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने किया है, ठीक है? यही है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है? यही है। ओके, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब देखिए, ठीक है? इनकी जो सोशियोलॉजी है ना, ये फोकस ऑन किस पे फोकस करती है? यानी कि इनका समाजशास्त्र जो है, ये कम्युनिकेशन पे, यानी कि संवाद पे डिपेंड करता है ना? इनका जो समाजशास्त्र का जो अवधारणा है, ये किस पे आधारित है? कम्युनिकेशन यानी कि संवाद पे, है ना? रैशनैलिटी यानी कि विवेकशीलता पे,
डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र पे, और द पब्लिक स्फीयर यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, उस पे आधारित है। कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि जैसा कि पहले आपको बताया मैं कि सही से पहले बोल नहीं पाते थे, तो ये समझे कि कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले इन्होंने कम्युनिकेशन पे दिया। ऑब्जेक्टिव में कहीं पे यदि कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिखाई पड़ जाए, चुपचाप आप हाइपरमास पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? रैशनैलिटी, क्योंकि जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें रैशनैलिटी हो जाएगी, तर्कसंगतता हो जाएगी, विवेकशीलता आ जाएगी। डेमोक्रेसी, बोलने का सबको हक है, ठीक है? तो जब आप बोलेंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप आपके दिमाग में आएगी। और पब्लिक स्फीयर कहाँ बोलेंगे? पब्लिक स्फीयर में। तो थोड़ा-सा छोटा-सा ट्रिक भी है, जिस तरीके से बताऊँ आप उसको रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है? तो इनकी जो सोशियोलॉजी है, मेन जो फोकस कर रही है, इन चारों पे कर रही है, ठीक है? इसी को हम समझेंगे। अब देखिए जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो उसी के बेस पे इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन दिया, यानी कि संवादात्मक क्रिया का सिद्धांत दिया। अब जो कम्युनिकेटिव एक्शन है क्या? जो हैबरमास बोलते हैं, proposed that society is coordinated not only by power and money, ठीक है, but also by communication aimed at mutual understanding। एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं, ठीक है, हैबरमास के अनुसार समाज केवल सत्ता और धन से नहीं चलता, बल्कि आपसी समझ के लिए, है ना, किया गया संवाद भी समाज को संचालित करता है। ठीक है? यानी कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है, आपसी जो समझ है, ठीक है? ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसा संवाद जो आपसी सहमति पे डिपेंड करता हो, उसके द्वारा भी हमारा समाज चलता है। समाज सिर्फ हमारा पावर और मनी से नहीं, जो हमारा कैपिटलिज्म से नहीं, पूंजीवाद से नहीं, जो मार्क्स बोलते हैं कि पूंजी से चल रहा है वो नहीं, बल्कि किससे चल रहा है? क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन से भी चल रहा है। ठीक है? ओके। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एक्शन, और यही जो चीजें कम्युनिकेशन से चल रही हैं, तो उसी को कम्युनिकेशन एक्शन कहेंगे कहेंगे वेयर एक्टर्स सीक कंसेंसस थ्रू रैशनल डायलॉग। कम्युनिकेशन एक्शन ये होगा कि जब इसमें जो बात करने वाला है ना, वो ये चाहेगा कि हम जो भी बात करें वो सर्वसहमति से समझा जाए, है ना, और तार्किक स्तर पे बात हो, है ना, अतार्किक ना हो। जो भी चीज कम्युनिकेशन हमारी तार्किक होनी चाहिए, ठीक है? इस पे इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है। जैसे क्लासरूम में डिस्कशन होता है, तो आप देखेंगे कि जब क्लासरूम में डिस्कशन होता है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट, है ना, एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन जब क्लासरूम का डिस्कशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन थ्रू डायलॉग होते हैं, ठीक है? बात करने से होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है? जो फॉर्मल होते हैं, है ना? जो चीज़ें आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ पढ़ाइए, और हर चीज़ के दायरे लॉजिकल उस तरीके से आप करेंगे, तो वो हमारा कम्युनिकेटिव एक्शन हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेंगे कि कलेक्टिव डिसीजन इन ग्राम सभा, मतलब कि ग्राम सभा में बहस के बाद सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। ये भी हो गया कि गांव पंचायत होती है, तो किसी मुद्दे पे पंचायत बैठी है, तो सर्वसम्मति से लोग हाथ उठाते हैं, सरपंच या पंच लोग, कि ठीक है भैया हम इस पे सहमत हैं, तो वो पास हो गया, तो वो हमारा कम्युनिकेटिव एक्शन हो गया। उसी प्रकार पार्लियामेंट में हमारा डिबेट होगा, ठीक है? तो जो हमारे लीडर्स रहेंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन, या जो गवर्नमेंट के लीडर है, गवर्नमेंट ऑफ लीडर ऑफ पार्लियामेंट, तो सभी आपस में डिबेट करेंगे और उसके थ्रू कोई भी हमारा एक्ट पास होगा। तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिव एक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें हमारा रैशनल डायलॉग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। वो चीज़ हमारे पैसे और आवश्यकता से नहीं चल रही है, बल्कि कम्युनिकेशन से भी चल सकती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे हम। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी क्या है? यानी कि हमारा संवादात्मक विवेकशीलता क्या है और साधनात्मक विवेकशीलता क्या है? देखिए, इंस्ट्रूमेंटल ना, यानी कि साधना का मतलब साधन है, कोई मीन्स है, एंड नहीं है, कोई मीन्स है, यानी कि मीन्स से हमारा चलेगा, ठीक है? ओके, इसको देखेंगे कैसे। इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है? देखिए, जो हमारा कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी है, यानी कि संवादात्मक विवेकशीलता है, उसमें यह है कि एक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, ठीक है? यानी कि जो संवादात्मक विवेकशीलता है, वो आपसी सहमति और समझ पर आधारित है ना? कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी यानी कि आपसी समझ और सहमति पे आधारित है। जैसे वर्कर और मैनेजमेंट का डायलॉग होता है फॉर फेयर वेजेस, यानी कि मान लीजिए यदि किसी को जो मजदूरी बढ़ानी है, मजदूरी को लेके मजदूरी अ, जो होती है ना, वेजेस, उसको बढ़वाना है, तो जो काम करता है और जो मैनेजमेंट जो सब कुछ देख रहा है, उसके बीच में एक रैशनल डायलॉग होता है ना? तब कहीं जाके उसका एक मजदूरी, प्रॉपर एक मजदूरी
डिसाइड होती है और मिलता है। जैसे मान लीजिए वर्कर को कहे कि नहीं भैया हम 1 दिन का ₹400 नहीं, हम 1 दिन का ₹500 लेंगे, तो उसको मैनेजमेंट से बात करना है और मैनेजमेंट जब उससे बात करेगा, तो वो अपना तर्क रखेगा कि हमें क्यों चाहिए पैसा इतना, तो वो भी तर्क रखेगा कि हम कितना पैसा बढ़ा सकते हैं। यानी कि वो कम्युनिकेट होगा, तो उसी से हमारा जो एक्शन है किधर जाएगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट है, वो हमारा समझेगा कि हाँ भाई मज़दूर मज़दूर इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको इतना हमको मज़दूरी देना चाहिए। तो ठीक है, तो लेकिन अब मज़दूर ज़्यादा पैसा माँग रहे हैं, तो कुछ पॉइंट पे कुछ कम बेसी करके एग्रीमेंट हो जाएगा कि ठीक है, हम आपको इतना ही दे पाएँगे। जब अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और एग्रीमेंट भी हो गया, तो ठीक है, पैसा फिक्स हो गया, फिर उनको मिलना शुरू हो गया। ठीक है? ये हमारा कम्युनिकेटिव पर्सनैलिटी है। इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, जब साधनात्मक उपयोगशीलता, उसमें क्या होता है ना कि जो भी हम एक्शन लेंगे, एक्शन ओरिएंटेड टुवर्ड्स कहाँ? सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, है ना? एफिशिएंसी के लिए, है ना? लाभ के लिए, कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए, है ना? और वो कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट और मार्केट। ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी जो है फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट, जो भी कंपनी लगी है, उसका मेन फोकस होता है कि हम कितना सक्सेस हो जाएँ, कितने अच्छे से जल्दी हम काम करें, कितना हमारे ऊपर कितना कंट्रोल कर सकें मज़दूरों को, है ना? या जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो सब कंपनी कर रही है ना, लेकिन उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना कि हम पैसा ज़्यादा लाभ हम कमाएँ, ठीक है? तो इसको कौन करता है? स्टेट और मार्केट, ठीक है? ओके, आगे देखेंगे लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम, यानी कि जीवन जगत और प्रणाली। देखिए लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम को समझने के लिए ना, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ वर्ल्ड है क्या? तो लाइफ वर्ल्ड जो है ना? यानी कि जो भी हमारा संस्कृति है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे कानून है, जो हमारी परंपरा है और रोजमर्रा का जो जीवन है, वही हमारा लाइफ वर्ल्ड है, सिंपल। लाइफ वर्ल्ड में जो भी हमारा रोज जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भी आएगा, हम कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं वो भी आएगा, हम कौन सा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं वो भी आएगा, हम कौन सा नॉर्म फॉलो कर रहे हैं वो भी आएगा, हमारे परिवार किस तरह रह रही है, सबकी परिवार कैसे है वो भी आएगा, और क्या संस्कृति वो सब आएगा। ठीक है? तो हमारा लाइफ वर्ल्ड आ गया। सिस्टम, सिस्टम यानी कि इंस्टीट्यूशंस हो गए। कैसे इंस्टीट्यूशन? वो इंस्टीट्यूशन कि जो रेगुलेट करते हैं किसको? जो हमारा लाइफ वर्ल्ड को। किससे कंट्रोल करते हैं? पैसे से और सत्ता से। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, हैबरमास ने क्या किया कि सोसाइटी को ना दो भागों में बांट दिया। एक हमारा लाइफ वर्ल्ड में और एक हमारा सिस्टम में। आइए इन दोनों को मिला के इन्होंने कंसेप्ट दिया है। लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम कुछ नहीं है, ये क्या है? ये सोसाइटी को दो भागों में बांटा गया सिस्टम है, किसके द्वारा? हैबरमास के द्वारा, है ना? लाइफ वर्ल्ड में क्या इंक्लूड किया इन्होंने? लाइफ वर्ल्ड में रखा कि उसमें कल्चर होगा, सभ्यता होगी, परिवार हो गया, नॉर्म्स हो गए, ट्रेडिशन हो गया, परंपरा हो गया और रोजमर्रा का जीवन हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। सिस्टम में क्या इन्होंने इंक्लूड किया? सिस्टम में इन्होंने शामिल किया इंस्टीट्यूशंस। सिस्टम यानी कि इंस्टीट्यूशन। अच्छा, कौन सा इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन यानी कि स्टेट, राज्य हो गया, भारत सरकार हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार हो गया। इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी भाई? हाँ, लिबरल इकोनॉमी, है ना? मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? ये इकोनॉमी यानी कि सारी इकोनॉमी। ब्यूरोक्रेसी यानी कि कौन सी ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का नेचर क्या है? ये जो चीजें सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशन के यही सब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? ये इंस्टीट्यूशन में इनको बांटा है और ये लाइफ वर्ल्ड को। अब ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना? इन इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे गाइड करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, वो चीज़ हमारा सत्ता और पैसे से होता है। ठीक है? यानी कि देखिए, ये लाइफ वर्ल्ड है, ये लाइफ वर्ल्ड में आ गया सिंपल कांसेप्ट। सिस्टम, सिस्टम में इंस्टीट्यूशन यानी कि हमारा इंस्टीट्यूशन आ गया खत्म। ठीक है? अब आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम कैसे चलते हैं? भाई ब्यूरोक्रेसी में पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, है ना? उसको जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उसको गाइड करते हैं, है ना? उसको रेगुलेट करते हैं। भाई पावर सत्ता से, और फंड देंगे तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से काम करेगा, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी? ठीक है? तो इनसे यानी कि मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हेल्थ केयर ड्राइवन बाय प्रॉफिट रादर देन पेशेंट केयर। ठीक है? यानी कि इसमें क्या है कि एक हमारा सिस्टम है, ठीक है? तो सिस्टम किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है ना? ये सिस्टम जो है, जो इंस्ट्रूमेंटल हमारा रैशनैलिटी था, उसको भी देखेंगे, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो जो हमारा हेल्थ केयर यानी कि सबका स्वास्थ्य की बात हो रही है ना? तो सबके स्वास्थ्य की जो बात हो रही है ना? तो किससे चल रहा है वो? हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, किससे चल रहे हैं? प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं, है ना? ना कि पेशेंट केयर करने के लिए, ठीक है? इन्होंने इसको ऐसे समझाया है। नेक्स्ट इनका टॉपिक पॉइंट कांसेप्ट है कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, यानी जीवन जगत का उपनिवेशीकरण क्या है ना? लाइफ वर्ल्ड, उपनिवेशीकरण। अच्छा, कोलोनाइजेशन क्या होता है? उपनिवेशीकरण क्या होता है? आपको ये पता है कि हम कॉलोनियल एरा में रहे हैं,
यानी कि जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में था, तो ब्रिटिशर्स रूल किए, तो वो हमारा कॉलोनियल, हम उसके स्टेट थे। कॉलोनियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक बाहरी व्यक्ति या देश या कोई भी किसी दूसरी जगह पे जाए और वहाँ पे जाके बाहरी ही, मतलब जो लेके जहाँ से आया है, वही संस्कृति, वही आइडियोलॉजी, वही इकोनॉमी, सब कुछ वहाँ पे थोप दे, ठीक है? और लोग उसको करना शुरू कर दें, ठीक है? लोग अपना जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको छोड़ के उसको अपनाना शुरू कर दें, तब वो पूरा कंसेप्ट क्या कहलाएगा? कोलोनाइजेशन। व्हेन सिस्टम, यानी कि स्टेट ऑफ मार्केट, डोमिनेट्स लाइफ वर्ल्ड, सोशल प्रॉब्लम अराइज, दिस इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि ब्रिटिशर्स अपने रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, क्रिश्चियनिटी सब कुछ इंडिया में थोप रहे थे। तो जो इंडियन का जो हिंदू धर्म था, है ना, और हमारे रीति रिवाज, संस्कार, जो चीजें चीजें थी, वो कहीं ना कहीं, है ना, प्रभावित हो रही थी। तो उससे क्या था कि सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही थी। एक ब्रिटिशर्स का था और एक इंडियन का था, है ना। तो दोनों का कल्चर डिफरेंट, और वो अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहते थे। तो उससे हम इंडियंस के लिए क्या लगेगा? सामाजिक समस्या तो हमारे लिए उत्पन्न होगी ना भाई। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। ठीक है, ओके। जैसे एडुकेशन बिकमिंग ओनली एग्जाम एंड मार्केट ओरिएंटेड। देखिए, यानी कि अब का कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड क्या है कि अभी जो शिक्षा प्रणाली है ना, शिक्षा, यदि शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा लेना, ठीक है, और कैसे पैसा कमाना है उसी पे आधारित हो, जैसा कि वेस्टर्न में था, है, तो क्या हमारे लिए सूटेबल है क्या? नहीं। हमारे यहाँ क्या था कि इंडिया में, कि हम शिक्षा जो है, हम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, लेकिन शिक्षा क्या था? शिक्षा मनुष्य की मनोवृत्ति से दूर करने के लिए है, इनलाइटेनमेंट के लिए है, मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था कि आप जाइए और सब कुछ घर बार त्याग के वहाँ पे जाइए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा लीजिए, और आपको लाइफ कैसे डील करना है उसको समझिए। लेकिन बाद में जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, तब क्या हुआ कि हमें शिक्षा ऐसे दिया जाने लगा कि जिससे हम अपने इंटेलेक्चुअल छोड़ दीजिए, हम कितने बुद्धिजीवी बनते हैं, हमको कैसे पैसा कमाना है। और आज भी देखेंगे कि अब क्या है कि इंडिया सोसाइटी में एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने वाली बात आ गई है। इंजीनियरिंग कर लिए तो पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? अरे इंजीनियरिंग करके हो सकता है कि वो टेक्निकल भी अपना माइंड बना लिया हो, हर चीज सोसाइटी को टेक्निकली तरीके से सोच रहा हो, रेशनैलिटी, हर चीजें अपना रेशनैलिटी के तर्क के आधार पे वो बहस कर रहा हो, तर्क के आधार पे वो पढ़ाई कर रहा हो, ये है ना। लेकिन लोग, और समाज में लेकिन लोग क्या बोलते हैं? अरे टेक्निकल है, ये बस पैसा कमाने के लिए। तो आज बस पैसे की बात होती है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। जो कि हमारे यहाँ क्या था? इनलाइटेनमेंट। बुद्धा आए, बुद्धा नेपाल के थे, ये भारत में आए, इन्होंने यहाँ पे शिक्षा लिया, ठीक है, और अपने को इनलाइटन किए। तो पहले का एजुकेशन सिस्टम इंडिया का क्या था, ठीक है, और अब का क्या है? बस मार्केट ओरिएंटेड, और हमारे एग्जाम बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारा कोलोनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, ठीक है, यानी कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। ओके, ठीक। पब्लिक स्पेयर क्या है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे तो सिंपल कंसेप्ट है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चलाते हैं आप, ठीक है, यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारा पब्लिक स्पेयर है। आप उस पे कमेंट करते हैं, आप उस पे कुछ भी लिख देंगे आप, है ना? अपनी बातें लिख देंगे आप। किसी से सहमत हैं, असहमत हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं, सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। यानी कि यू आर गेटिंग फुल फ्रीडम टू राइट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, ठीक है? व्हाट यू थिंक अबाउट, सब आप लिख सकते हैं फ्रीली। तो वो जिस पे लिख पाएँगे वही आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। यानी कि वो किसी का प्राइवेट फील्ड नहीं है, प्राइवेट स्फीयर नहीं है, बल्कि पब्लिक स्फीयर है, आप उसको लिख दीजिए। इनका एक किताब है, बुक है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। इस पब्लिक स्फीयर में ही ये हैबरमास ने एक्सप्लेन किया है कि हाउ पब्लिक ओपिनियन, है ना, इज फॉर्म्ड थ्रू रैशनल डिबेट इन पब्लिक स्पेसेस लाइक न्यूज़पेपर, कैफे, सिविल सोसाइटी, है ना। यानी कि हैबरमास बोलते हैं कि किस तरीके से, इनका एक किताब है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, इसमें लिखा है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पब्लिक का ओपिनियन बदलता है और बनता है जब वो तार्किक तौर पे बहस करता है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर में अपनी बातें लिखने की एडिटर कोशिश कर रहा है, उसे पब्लिक पढ़ रही है, फिर उसके दिमाग में वो बातें जा रही हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के वो सोसाइटी में बात कर रहा है, कोई एक्ट आ गया, तो कोई कानून बने हैं, तो उससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, न्यूज़पेपर के थ्रू उसको मिलता है वो चीज़ें, वो बहस करता है, ठीक है। कैफ़े में जाके बात होती है, सिविल सोसाइटी में सिविल सोसाइटी बनी पड़ी है, उसमें जाके बात होती है। डिस्कशन, जैसे एग्ज़ाम्पल में डिस्कशन इन पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है वो हमारा पब्लिक स्फीयर है। बशर्ते उनमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
माननीय सांसद लोग हैं, वही लोग उसमें बात करते हैं, लेकिन वो भी तो पब्लिक स्फीयर है। सोशल मीडिया इन डिस्कशन, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आप, ठीक है, पब्लिक स्फीयर है। मीडिया डिबेट जो आप देखते हैं वो पब्लिक स्फीयर है, ठीक है। प्राइवेट स्फीयर मतलब एक क्लोज सिस्टम हो गया, है ना, और पब्लिक स्फीयर मतलब एक ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है डिस्कोर्स एथिक्स, यानी कि संवाद नैतिकता, है ना। अभी आप जैसे डिस्कोर्स आया ना, तो आपको दिमाग में क्लिक किया किया होगा कि इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। और कौन से थिंकर थे हमारे वो, जो अपने को कहते हैं कि मैं सोशोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं थिंकर हूँ, है ना, थियरिस्ट हूँ मैं, विचारक हूँ मैं। वो कौन है? मिशेल फुकोल्ट। तो जो हमारे मिशेल फुकोल्ट हैं, उन्होंने डिस्कोर्स कंसेप्ट दिया था, डिस्कोर्स ओनली। तो डिस्कोर्स कंसेप्ट में इन्होंने दिया था कि ये जो डिस्कोर्स है, ये नॉलेज और पावर से रिलेटेड है। और ये डिस्कोर्स हमारा डिफाइन करता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही और क्या गलत है। लेकिन हमारा हैबरमास साहब क्या करते हैं कि डिस्कोर्स एथिक्स लेके आते हैं, संवाद नैतिकता। और ये कहते हैं, हैबरमास आर्ग्यूड करते हैं दैट नॉर्म्स आर वैलिड, है ना, ओनली इफ ऑल अफेक्टेड कैन एक्सेप्ट देम थ्रू फ्री एंड रैशनल डिस्कशन, है ना। यानी कि समाज नैतिकता में जो हैबरमास क्या बोलते हैं, ये खुल के बोलते हैं हैबरमास कि कोई भी नैतिक नियम तभी वैध है जब उससे प्रभावित सभी लोग स्वतंत्र संवाद में उसे स्वीकार करें, ठीक है। यानी कि सभी लोग उस चीज को यदि स्वीकार कर लिए हैं, तभी हमारा क्या होगा, हमारा डिस्कोर्स एक्सेस होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ये था, है ना, कि आप देखेंगे जैसे ऋग्वेदा टाइम में मनुस्मृति के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे कि उस समय जिस तरीके से जाति प्रथा थी, तो जिस तरीके से कैटेगराइज्ड हुआ था, वर्गीकरण हुआ था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत। तो वो जो क्लासिफिकेशन था, तो उस क्लासिफिकेशन में जो लोग आ रहे थे, वो सब अपने को मान लेते कि हम ये हैं और हमारा काम यही है, ठीक है, मान लिए थे। तो उनका वो उस समय का जो डिस्कोर्स था, जो संवाद था, वहीं तक था। उसमें लॉजिकल नहीं थी, है ना, उसमें नॉलेज नहीं आया था, उसमें पावर नहीं आई थी। तो मान लिए थे कि ठीक है, अब हमारा ये काम करना है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही, तो उस समय के अनुसार वो हमारा डिस्कोर्स है। लेकिन डिस्कोर्स हमारा क्या होता है, चेंज भी होता है, बदलता रहता है। वही आप देखिए 1920 या 1910, 1900, 1800 से पहले के जो हमारे कास्ट सिस्टम था, जाति प्रथा थी, वो स्टेगनेंट थी, क्लोज थी, जैसी थी उसी चल रही थी, क्योंकि उसमें नॉलेज नहीं था, पावर नहीं थी, डिबेट नहीं था। लेकिन अब आज के सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम है, लेकिन आज क्या है कि आपके पास पावर है, आज क्या है, आपके पास नॉलेज है। तो आप क्या करते हैं कि उसको डिबेट करते हैं। तो कास्ट सिस्टम में क्या रिफॉर्म करने हैं, है ना, तो एम एन रॉय साहब, ठीक है, विवेकानंद साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, पेरियार साहब, है ना, ये सभी आए, नॉलेज लेकर आए, पावर को पावर की तरफ गए, और इन्होंने डिस्कोर्स किया, डिबेट किया, और इन्होंने उसको रिफॉर्म किया। तो पहले के कास्ट सिस्टम में और आज के कास्ट सिस्टम में बहुत अंतर है। यानी कि डिस्कोर्स हमारा चेंज हुआ है ना, ठीक है। और डिस्कोर्स हमारा चेंज हुआ है, तो डिस्कोर्स मतलब कि उस समय जो पूरे लोग अफेक्टेड थे, उसके अनुसार कास्ट सिस्टम वो अलग था। और आज जितने लोग पूरा अफेक्टेड हो रहे हैं मॉडर्न लाइफ में, है ना, तो उसके उनके प्रति वो कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट अलग है। समझ में आ गया? यही है। यानी कि सिंपल आप ये समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया हूँ मैं, समझा के ज़्यादा समझा दिया मैं, कम समझिए। इसका मतलब ये है कि हैबरमास आर्ग्यूड करते हैं दैट नॉर्म्स आर वैलिड, कोई भी हमारे नियम कानून बन रहे हैं, वो हमारा वैलिड है, मान्य है, वैध है। कब तक? जब तक कि सभी लोग जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, वो सभी लोग उसको मान लें। किससे? तार्किक तौर पे और फ्री होके डिस्कशन करके, फोर्सफुली तरीके से नहीं। तो हमारा डिस्कोर्स एथिक्स कहलाएगा, संवाद नैतिकता कहलाएगी, ठीक है। ओके, अब देखेंगे वैलिडिटी क्लेम्स, वैधता के दावे क्या हैं इनके। तो हैबरमास क्या बोलते हैं कि एवरी कम्युनिकेटिव एक्ट, जो भी हम कम्युनिकेटिव एक्ट करते हैं, बातचीत करके, विचार विमर्श करके, डिस्कोर्स करके जो हम कर रहे हैं, वो क्या करता है कि चार तरीके से वैलिडिटी क्लेम को वो क्या करता है, उठाता है वो, है ना। यानी कि हर संवाद में चार वैधता दावे होते हैं। कोई भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, उसमें चार वैधता दावे होते हैं। वो चार वैधता दावे कौन से होते हैं? ट्रुथ, यानी कि सत्य, राइटनेस, यानी कि नैतिकता, सिंसियरिटी, यानी कि ईमानदारी, है ना, राइटनेस, सिंसियरिटी समझ लेना, ठीक है, और कंप्रेहेंसिबिलिटी, यानी कि समझने योग्य होना। यानी कि ये कहते हैं कि जो भी हमारा डिस्कोर्स है, जो भी हमारा कम्युनिकेटिव एक्ट है ना, वो क्या करेंगे कि चार तरीके से वैधता के दावे करेंगे। वो सत्य हो, नैतिक हो, ईमानदारी पे डिपेंड हो, और जो आसानी से समझा जा सके, ठीक है। तो उस तरीके से यही हमारे चार जो पॉइंट है, यही हमारे वैध कराते हैं किसको, कम्युनिकेटिव एक्ट को। और जो रैशनल डिस्कोर्स है ना, वो हमारा एवोल्यूएट करता है क्या, दिस क्लेम। अब जो हम तार्किक
विचार विमर्श जो विमर्श करेंगे वही इन क्लेम को एवेलुएट करेगा, ठीक है, मूल्यांकन करेगा उसका, ठीक है। अब जब कोई भी चीजें हैं आप उसको डिस्कोर्स तार्किक तौर पे विचार विमर्श करेंगे, ठीक है, इन क्लेमों पे कि सत्य है कि नहीं है, ठीक है, ईमानदारी है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं है, ठीक है, तो मूल्यांकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। क्या होता है? अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब कि लोगों का एक सिस्टम बना है, ठीक है, तंत्र है। इसमें सिर्फ वोट डालने का नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबकी सहमति से चीजें, लेकिन सबकी सहमति मतलब सबकी सहमति, उसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, बच्चा बुजुर्ग, ये सब नहीं, सबकी बात हो रही है। लेकिन जब इसमें डेलिब्रेटिव लग जाए, यानी कि विचारशील जानबूझकर डेलिब्रेटिव लग जाए, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। डेमोक्रेसी का आई होप आप चीजें समझते हैं। डेलिब्रेटिव को मैं समझा रहा हूँ। हैबरमास सपोर्ट इट, इसको सपोर्ट करते हैं। वेयर लॉज गेन लेजिटिमेसी थ्रू पब्लिक डिस्कशन, रीजनिंग, नॉट ओनली मेरली वोटिंग। ये कहते हैं कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो तो डेमोक्रेसी हमारा सबके साथ है, लेकिन ये हैबरमास डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी जो हमारा पब्लिक डिस्कशन रीजनिंग के थ्रू आए, वही हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी करेंगे, ना कि सिर्फ वोटिंग से, है ना। यानी कि वोटिंग से हैबरमास का विचारशील जो लोकतंत्र है संवाद और तर्क पर आधारित है, ना कि केवल मतदान पे, ठीक है। सिर्फ आप मत डाल दिए हैं, वोट डाल दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या है, पब्लिक डिस्कशन और रीजनिंग, ठीक है। ये सही से नहीं बोल पाते थे, तो नहीं बोल पाते थे, पूरा कंसेप्ट इन्होंने लेके आ गया और डिस्कशन डिस्कशन और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस इन्होंने किया है, ठीक है। अब देखेंगे इनके मेजर वर्क्स क्या है ना, क्या क्या है इनके, ऐसे क्या लिखे, बुक क्या लिखे, उसको देखेंगे। 1962 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना आप यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देते हैं अरेंज करने के लिए, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ईयर एज वेल एज, है ना। तो पहला है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर 1962 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, ठीक है, 1968 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखा, ये है लेजिटिमेशन, लेजिटिमेशन, है ना, क्राइसिस, क्राइसिस, ये लिखा इन्होंने 1973 में। और एक और किताब लिखा इन्होंने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये कब लिखा इन्होंने, 1976, 1973, 1976, और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन 1988, यानी कि इसके बाद ये हमारे दो आएंगे, ठीक है। यानी कि पहले हमारा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर हमारा नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट आ जाएंगे, फिर हमारा लेजिटिमेशन क्राइसिस आ जाएगा, और फिर हमारा कम्युनिकेशन ऑफ द एवोल्यूशन सोसाइटी आ जाएगी, और फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस में, ये इनके हैं, इनको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, वो आपका हेल्प करेगा। अब देखते हैं कि इनके वन लाइनर नोट्स क्या है, कंसेप्ट समझाऊंगा आपको मैं। जो हमारे हाइपर मास थे ना, इनका मेन है, ये तीन याद रखिएगा। पहला, कि ये कम बोल पाते थे, तो इसलिए जब बोलना, इन्होंने कम्युनिकेशन पे फोकस किया, पहला कम्युनिकेशन। दूसरा, इन्होंने डेमोक्रेसी पे फोकस किया कि सब अपने फ्री विल से, रैशनैलिटी के तौर पे, सिर्फ वोट डाल के नहीं, बल्कि हम डिस्कशन करके, रीजनिंग करके हम अपना डेमोक्रेसी बनाएंगे, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में बात किया। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, यानी ये सेकंड जनरेशन के जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है उससे जो बिलोंग करते हैं। और आप ये समझिए कि जहाँ फ्रैंकफर्ट स्कूल आ जाए, वो हमारे क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, यानी कि आलोचनात्मक होते हैं। किसकी आलोचना करते हैं? उस समय जो, जैसे मान लीजिए कि कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट हो गए, है ना, उस समय के सोसाइटी के, उस समय के जो भी थ्योरी है उस सबका वो क्रिटिसाइज करते हैं, ओके, और न्यू कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ओके। इनका की वर्क क्या है, मेन कार्य क्या था इनका? इनका की वर्क था द थियरी ऑफ द कम्युनिकेटिव एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव। नहीं बोल पाए, और जब बोले तो इतना सही से नहीं बोल पाए, जब बोले तो इतना भयंकर बोले कि इन्होंने एक पूरा थियरी बना दिया, इन्होंने सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ही दे दिया, ग्रेट यार। कोर कंसेप्ट क्या है इनका? कोर कंसेप्ट है कम्युनिकेट रेशनैलिटी, कम्युनिकेट कीजिए, आप संवाद कीजिए, लेकिन तार्किक तौर पे, ओके। इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम है, ये कहते हैं कि कोलोनाइजेशन ऑफ द लाइफ वर्ल्ड हो गया है ना। यानी कि दूसरे का लाइफ जिस तरीके से हम चल रही है, अब मान लीजिए कि कोई ट्राइब्स है, उसको पता ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, और आप जाके अपने कल्चर उस पर थोपेंगे, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ना, आएगी।
ठीक है? और जब आपका कॉपी करना शुरू करेगा और अपना भूल जाएगा, तो वो हमारा कोलोनाइज़ेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड हो गया उसका। और जब वो करेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम आएगी। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो वही प्रॉब्लम हमारा कोलोनाइज़ेशन निकल आएगी, कोलोनाइज़ेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, और उसका सॉल्यूशन ये होगा कि रैशनल पब्लिक डिस्कोर्स, यानी कि तार्किक, ठीक है, लोगों का संवाद जब होगा तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है? ये हमारा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यही है, कंक्लूजन। इसको आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इनके क्वेश्चन को कर ले जाएँगे। ठीक है? ओके, आगे देखेंगे। जो हैबरमास है ना, ये हमारे मॉडर्नाइज़ किए, क्या किए? क्रिटिकल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थ्योरी। अब जो हमारे क्रिटिकल थ्योरी आ गया, तो जो भी हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल्स हैं, है ना? तो उनके जो थिंकर्स रहे हैं, वो क्रिटिकल थ्योरी को हमें प्रोपोगेट किए हैं। तो इन्होंने क्या किया? मॉडर्नाइज़ किया क्या? क्रिटिकल थ्योरी को, ठीक है? आलोचनात्मक सिद्धांत को आधुनिक रूप इन्होंने दिया है, ठीक है? ये फोकस करते हैं कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, यानी कि आर्थिक जो निर्धारणवाद है ना? आर्थिक निर्धारणवाद के बजाय इन्होंने संवाद पे फोकस किया। ठीक है? ये सब कुछ आपका सत्ता और पावर नहीं करेगा, कहीं न कहीं संवाद भी काम करेगा। ठीक है? ही लिंक्ड डेमोक्रेसी विद पब्लिक डिबेट, है ना? और डिस्कशन। जैसा कि आपको बताया हूँ मैं कि ये क्या किए, तो लोकतंत्र को जन विमर्श से जोड़ा। यानी डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का बस वोट डालना नहीं। आप क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लड़ने आ रहे हैं चुनाव, तो सिर्फ आप उनको वोट मत डालिए, बल्कि उनसे डिबेट कीजिए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, आपकी जो मुद्दा है उनको बताइए, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, व्हाट दे वांट टू डू फॉर योर डेवलपमेंट, व्हाट इज द आइडियाज, ठीक है? उस सब के बारे में आप डिस्कस कीजिए, है ना? तब आपका कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिवली डेमोक्रेसी होगा। ठीक है? ये हमारे सपोर्ट करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है? लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी, आधुनिकता, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है? डेमोक्रेसी में लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। देखिए लिबरल डेमोक्रेसी क्या, अब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं भाई हम भी वोटिंग कराते हैं, और जिसको जितना वोट मिलता है वो जीतता है, फिर वो अपना सरकार बनाता है, वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, सहमत है। लेकिन क्या वो लिबरल डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी होता है कि जो मेजोरिटी होता है और जो माइनॉरिटी होता है, उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज में जो हिंदू हैं, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। तो डेमोक्रेसी तो ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पे है, बट लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। और इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी है। और ये क्या करते हैं, ये हमारा हैबरमाश, ये लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और मॉडर्निटी को भी, आधुनिकता को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है? और आधुनिकता को सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे बोलते हैं कि जो हमारी मॉडर्निटी है, ये हमारा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना? यानी कि मॉडर्निटी, मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, है ना? यानी कि मॉडर्निटी जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो चल रहा है अभी। ठीक है? और उसमें सुधार जितनी होती रहेगी, वो हमारा उतना अधिक मॉडर्न बनता रहेगा। इसलिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है? ओके। ये ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो आपका मानव अधिकार है ना? मानव क्या अधिकार होना चाहिए, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, किसका? विरोध किया इन्होंने, किसका? कैपिटलिज्म का, मार्क्सवाद, आप समझ ही रहे हैं, है ना? और ऑथोरिटेरियन जो सोशलिज्म है, उसको भी इन्होंने विरोध किया है। जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जो हमारा कैपिटलिज्म है, वो हमारा चेंज होगा सोशलिज्म में, और सोशलिज्म भी हमारा चेंज होगा कम्युनिज्म में। तो ये क्या कहते हैं कि ये दोनों को रिजेक्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को भी कहते हैं कि नहीं, बेकार है ये, और जो हमारा सोशलिज्म, कौन सोशलिज्म, जो ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म है, उसको भी इन्होंने विरोध किया है। ठीक है? ये चीजें, फिर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है वो बताऊंगा मैं। देखिए, इन्होंने क्या किया ना, कि जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज, है ना? इन साइंटिफिक नॉलेज को इन्होंने तीन तरीकों में डिवाइड किया, तीन तरीकों में डिवाइड किया। पहला, एक हो रहा हमारा होगा इंपेरिकल, इंपेरिकल एनालिटिकल नॉलेज, इंपेरिकल एनालिटिकल नॉलेज, ठीक है? दूसरा हमारा इन्होंने लाया हेरमेनेटिक, ठीक है, नॉलेज, और तीसरा इन्होंने लेके आया क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड इमैन्सिपेशन नॉलेज।
ठीक है। ये ये हमारा एम्पिरिकल एनालिटिकल हेरमेनोटिक और ये हमारा क्रिटिकल इमेंसिपेशन नॉलेज। देखिए ये जो हमारा एम्पिरिकल एनालिटिकल क्या है कि हमारा जो नेचुरल साइंस है ना, तो नेचुरल साइंस को वो हमारा एक्सप्लेन करता है कि चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं, इंपेरिकल चीजें है ना, उसको ये इंपेरिकल होता है। ये जो हरमेनेटिक जो है, इसमें ये होता है कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, जिस तरीके से ह्यूमन का कल्चर है, उस सब चीजों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। क्रिटिकल इमेंसिपेशन नॉलेज क्या होता है? इसका होता है कि जो भी हमारा पावर स्ट्रक्चर है और सोशल जो हमारा इनजस्टिस है, उसको ना सोशल इनजस्टिस करने के लिए जो भी हमारे पावर स्ट्रक्चर है, उसको अनकवर करता है। किस लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है? तो ये साइंटिफिक जो हमारे नॉलेज है, तो साइंटिफिक नॉलेज को हमारा इन 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है? ओके, आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए, एक हमारा आता है साइंस, साइंस एंड टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल पर्सनैलिटी, ठीक है? तो ये जो साइंस और टेक्निकल पर्सनैलिटी है ना, तो साइंस और टेक्निकल को बोलते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। कलर चेंज करता हूँ। ये कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव साइंस और टेक्निकल क्या ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। यानी कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव है और क्या है न्यूट्रल है, ठीक है? ये चीजें और ये क्या करता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव साइंस और टेक्निकल जो हमारा ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल है, ये क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल है ना, इसीलिए इसकी ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी को हमको यूज करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारा मॉडर्न सोसाइटीज हैं ना, उसको हम आइडियोलॉजिकली यानी कि साइंटिफिक साइंटिफिक आइडियोलॉजी को जिकली प्रमोट करना चाहिए। यानी कि अब तक क्या है ना कि हम जो हमारी आइडियोलॉजी है जिसमें हमारी लेफ्ट विंग राइट विंग ऐसे चलता है, लेकिन ये कहते हैं कि हमको ना साइंस एंड टेक्निकल आइडियोलॉजी को लेके प्रमोट करना पड़ेगा। आज तक जितने थिंकर्स को हम पढ़ रहे थे उसमें इन्होंने खुल के अब तक थिंकर्स नहीं बोल रहे थे कि हमें एक और आइडियोलॉजी लेके आना पड़ेगा, लेकिन ये कहते हैं कि हमें एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी को लेके बात करना पड़ेगा। सूर्य यदि सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो इस पे भी हमारी एक आइडियोलॉजी बननी चाहिए। टेक्निकल आइडियोलॉजी पे बात करनी चाहिए, साइंटिफिक आइडियोलॉजी पे हमें बात करनी चाहिए, ठीक है? परमेश्वर है कि नहीं है इस पे, यानी कि रैशनैलिटी शुड बी फोकस्ड ऑन, है ना? ये चीजें, ओके? इसके बाद देखेंगे, एक कंसेप्ट हो गया और दूसरा एक हमारा है कि जो इनका जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी था ना, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी था, ठीक है? इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी को इन्होंने 3 तरीके से आइडेंटिफाई किया। एक तो पहला लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, तो हमारा एक हो जाएगा लिबरल कैपिटलिज्म, ठीक है? ओके। दूसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारे जर्मन में थे, है ना? यूरोपियन कंट्री में इन्होंने क्या देखा था कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वेस्टर्न का, वो क्या है ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड हमारा कैपिटलिज्म था ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ठीक है? यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है वो हमारा क्या है लिबरल कैपिटलिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। और तीसरा क्या है कि जो इन्होंने कहा कि जो मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिज्म हमारा सोशलिज्म में जाएगा और सोशलिज्म हमारा कम्युनिज्म में जाएगा, तो ये कहते हैं कि जो हमारा पोस्ट कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म के बाद का जो है वो हम ऑफ द स्टेट क्या होगा सोशलिस्ट सोसाइटीज, ठीक है? समझ में आ गया आपको? यानी कि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसको इन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया है। इन्होंने बोलते हैं कि एक हमारा लिबरल कैपिटलिज्म हो जाएगा, ठीक है? दूसरा कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म, जिस तरीके से हमारा वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड है। और तीसरा कहते हैं कि जो हमारा पोस्ट कैपिटलिज्म ऑफ स्टेट है वो हमारा सोशलिस्ट सोसाइटीज़ होगा, ठीक है? ये अब तक का इनका पूरा जो था समरी आपको मैं समझाया हूँ, जो हैबरमास का कंसेप्ट था पूरा समझाया हूँ और इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराऊंगा और आप देखिए आसानी से इसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। विच फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, है ना, हैबरमास हैज आइडेंटिफाई इन हिज वर्क्स, ठीक है? किसको इन्होंने माना है, ठीक है? तो जैसा कि आपको बताया, एम्पिरिकल एनालिटिकल माना है,
ठीक है। हार्मेन्यूटिक ये माना है, क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी ये भी माना है, यानी कि 1 2 3 ये सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ओके। चलिए सेकेंड शुरू करते हैं। कीजिए आप वीडियो पॉज करके आप अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना सही कर पाते हैं कितना नहीं। ठीक है, इन विच एस्पेक्ट्स ये जो हैबरमास है थ्योरेटिकल थिंकिंग हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना। चलिए इसमें देखेंगे ऑन सिस्टम थ्योरी। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा थिंकिंग थ्योरेटिकल थिंकिंग है कि जो ये क्रिटिसिज्म करते हैं उस पर झुका हुआ है ना। ठीक है, उसमें क्या है ऑन सिस्टम थ्योरी, इस पे करते हैं ये। ऑन इवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, इस पे भी हम करते हैं। हिज ओवर एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ थ्योराइजिंग, ठीक है, इस पे भी ये करते हैं। यानी कि देखेंगे आप तो ये सही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम थ्योरी पे बात कर रहे हैं, है ना। ये इवोल्यूशनरी कैसे सोशल को कैसे डेवलप करना है, कैसे रिफॉर्म करना है। ठीक है, क्रिटिकल इमेंसिपेशन नॉलेज जो इन्होंने दिया है उसके थ्रू ये चीजें हो जाएगा। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ थ्योराइजिंग है, यानी कि जो एम्पिरिकल एनालिटिकल नॉलेज है, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बात हो रहे हैं, तो जो हमारे थ्री आप देखेंगे जो थ्री साइंटिफिक नॉलेज है, हाँ, उनसे हमारे चीजें ये जुड़े हैं। ठीक है, तो ये होगा। चलिए, हु कंसिडर्ड मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, बिल्कुल आप इसको कर ले जाएंगे, है ना। ये कौन होंगे? हैबरमास। विच आर द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट सब्सक्राइब्ड बाय हैबरमास, इसमें से कौन है जो हैबरमास के द्वारा सब्सक्राइब्ड नहीं है? देखिए, मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये तो भैया हमारा है, ये बोले हैं। ही इज डिफेंडर ऑफ मॉडर्निटी, बिल्कुल ये भी हम सही है ना। ही इज सिनिकल अबाउट द पोटेंशियल ऑफ मॉडर्निटी, विरोधाभास इनके पास है, देखते हैं। ही सी मॉडर्निटी एज अ बीइंग एट वेरिएंस विद रिजल्ट, ठीक है, ये कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्निटी है वो हमारा अनफिनिश्ड नहीं है ना, वो हमारा वो चलता रह रहा है, वो हमारा कंटिन्यू प्रोसेस में, वो हमारा वेरिएशन मोड में है। यानी कि ये पॉइंट तो है, यानी कौन नहीं, ये है। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द हैबरमास व्यू इन मॉडर्न सोसाइटीज, साइंस एंड टेक्निकल रेशनैलिटी फंक्शन आ गया ना। साइंस एंड टेक्निकल रेशनैलिटी फंक्शन एज किस तरीके से हमें काम करता है, तो आप देखेंगे कि ये क्या काम करता है कि ये जो साइंस एंड टेक्निकल रेशनैलिटी के बारे में बात है मॉडर्न सोसाइटी में, ये कहीं ना कहीं हमारा आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है कि हमें एक ऐसे आइडियोलॉजी भी डेवलप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द थ्री फॉर्म ऑफ, ठीक है, व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट हैबरमास सीक टू आइडेंटिफाई, जिसको आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न किया वो कौन से हैं? इंपिरिकल एनालिटिकल, बिल्कुल सही है। ठीक है, हार्मेनोटिक इंक्वायरी, ये भी सही है। क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी, ये भी सही है। बी हमारा नहीं है, यानी कि ए सी डी ए सी डी ए सी डी ए सी डी, ठीक है, ये है ना। अब देखिए सेवंथ वन, हु हैज हु हैज कंसीडर्ड मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, है ना। किसने कहा कि मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है? ठीक है, हैबरमास, बिल्कुल सही। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें आपको मिलाना है ना। ये हमारा हैबरमास है ना। इनका इनकी कौन सी बुक है, इसको देखेंगे। तो जो हैबरमास है ना, ये हम क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, ये सिंपल क्रिटिकल थ्योरी, यानी कि जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी स्कूल के जो भी थिंकर्स है वो हमारे क्रिटिकल होते हैं, और ये हमारे फ्रैंकफर्ट के हैं हैबरमास, तो ये हमारे मिल जाएगा, यानी कि बी का फोर जिसमें मिलेगा वो हमारा सही होगा। यहाँ देखेंगे बी का फोर, तो बी का फोर यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, यानी कि ये और ये गलत होंगे, है ना। अब इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो एट ये सही होगा आपका, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो लेजिटिमेशन क्राइसिस आप देखें, आपको बताया हूं मैं, तो वो कौन लिखा है इन्होंने, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में इन्होंने लिखा, कौन लिखा? हैबरमास ने। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन, फॉर होम द लाइफ वर्ल्ड, देखिए लाइफ वर्ल्ड आ गया, जहां लाइफ वर्ल्ड कंसेप्ट आएगा हैबरमास को आपको लिख लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे हैबरमास यहाँ पे है, ठीक है, तो हैबरमास है तो ये क्या करते हैं, ये हैं हमारे नियो फंक्शनलिज्म गिव्स ऑलमोस्ट इक्वल अटेंशन टू द एक्शन एंड ऑर्डर, अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, देखिए जो कम्युनिकेशन आ गया, ये कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन से मिला दीजिए इनको, यानी कि बी का थ्री, यानी बी का थ्री ये है और कोई नहीं है, सीधे क्लिक कीजिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11 का डी आपका हो गया।
हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज द क्रिटिकल थेरिस्ट? अरे भाई क्रिटिकल थेरिस्ट जो होंगे वो हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर्स होंगे, वही होंगे, और इसमें कौन है? हमारे हेबरमास। ठीक है। 13 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन? देखिए कम्युनिकेटिव जो एक्शन आएंगे वो कौन आएंगे? कुछ नहीं करना है। Good, है ना? According to whom, in an ideal speech situation, all parties have equal opportunity to engage in dialogue without undue domination. Without undue domination की बात होगी, और जब हमारा डायलॉग आ जाएंगे, तो जब ये चीज के लिए आएगा डायलॉग, तो सीधे आप किसको क्लिक करेंगे? ठीक है। एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसको तुरंत कर ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। ओके, इसमें देखिए हमारा अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन आ गया। तो जब हमारा अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन आ गया तो किसका होगा? हेबरमास। सिंपल मिला दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे गिडन, जो हमारे गिडन आएंगे तो हमारे गिडन हमारा इसके आते हैं यार, है ना, स्ट्रक्चुरेशन के। ठीक है, और न्यू फंक्शनलिज्म, ये बस दो मिल गए तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अमंग द फॉलोइंग हु डू नॉट बिलोंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल्स, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आप इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो है ना, हमको ये पता है कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं, एक तो हमारे ये हैं हेबरमास, ठीक है, और दूसरे हमारे हैं एच मार्क्यूस, है ना, ये दोनों हमारे यानी कि सी। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग हुज आइडिया आर वोवन टुगेदर इन लेजिटिमेशन क्राइसिस? लेजिटिमेशन क्राइसिस देखेंगे तो लेजिटिमेशन क्राइसिस किसने दिया था? हेबरमास ने, है ना। लेजिटिमेशन क्राइसिस इन्होंने बुक लिखा ना भाई 1973 में, 1973 में इन्होंने बुक लिखा लेजिटिमेशन क्राइसिस, तो हमारा हेबरमास आएंगे। गुड। विच फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, है ना, ये हमारा हेबरमास हैज आइडेंटिफाई इन हिज वर्क। अरे साइंटिफिक नॉलेज में कौन कौन सा इन्होंने आइडेंटिफाई किया था? एक एम्पिरिकल एनालिटिकल जो नेचुरल चीजों से हो, हेरमेन्यूटिक जो ह्यूमन बिहेवियर से हो, और क्रिटिकल एंड इमेंसिपेटरी यानी कि जो आलोचना करे, और इमेंसिपेट करे यानी कि सोशल रिफॉर्म करे, है ना। तो ये तीनों आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, विच क्रिटिकल थियरी हैज, ये जो हेबरमास है इम्पिसाइज्ड, किस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया? कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, गुड। ये सब चीजें आपको पढ़ा है, वैसा नहीं कि उसके बाहर आ रहे हैं। विच फ्रॉम द क्राइसिस इन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज वाज नॉट डिस्कस्ड बाय द, इसमें से कौन सी कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो इनके द्वारा, है ना, हेबरमास के द्वारा नहीं किया गया? देखिए लेजिटिमेशन किया गया, बिल्कुल किया गया। रेशनैलिटी, रेशनैलिटी शुड बी देयर भाई, ये तो पड़े रहेगा। मोटिवेशन और इमोशनल में कंफ्यूजन है ना, लेकिन ये दोनों तो है, लेजिटिमेट किया है, रेशनैलिटी रहा है इनका। मोटिवेशन इमोशनल तो इनमें जो है मोस्टली ये साइंटिफिक में बात करते हैं, है ना, और साइंटिफिक जो क्या है इमोशन में बात नहीं करता। साइंटिफिक हमेशा लेजिटिमेट की बात करेगा, साइंटिफिक हमेशा रेशनैलिटी की बात करेगा, साइंटिफिक हमेशा मोटिवेशन की बात करेगा, तो ये हमारा इमोशनल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हु हैज टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेटिव एक्शन? बिल्कुल हैबरमास। हैबरमास आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज, है ना, कितने तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी को उन्होंने डिफाइन किया? तो आपको पता है तीन तरीके से, एक लिबरल कैपिटलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म एंड पोस्ट कैपिटलिज्म ऑफ स्टेट, सोशलिस्ट हमारा सोसाइटीज। यानी कि देखिए कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म के बारे में बात किया इन्होंने, नहीं किया। लिबरल बात किया है, ऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म बात किया है, अनऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म और थर्ड वर्ल्ड इसके बाद नहीं किया इन्होंने, पोस्ट कैपिटलिज्म इसमें बात किया है इन्होंने। यानी कि आपका ये बी, सी और ई, बी, सी, ई होगा, बी, सी, ई, बी, सी, ई यानी कि ये होगा आपका। ठीक है, द फेमस बुक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन जब आएगा तो आप एक्सपर्ट हो गए यार, तुरंत इसको क्लिक करेंगे। Which among the following thinkers saw modernity as an unfinished project? पता है आपको? बिल्कुल, ये ना, ये मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कई बार रिपीट हुआ है ना, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। और भी अगस्त 2024 में क्वेश्चन पूछा गया नेट में। 25th क्वेश्चन, हु आर्ग्यूज दैट मॉडर्निटी इज एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट? अरे भैया कुछ नहीं करना है। Habermas emphasized three basic types of the knowledge that encompass the full range of human reason. These three basic types of knowledge are empirical analytical knowledge, ठीक है, डिजायरेबल नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, hermeneutic हिस्टोरिकल ये भी सही होगा, क्रिटिकल नॉलेज ये भी सही होगा, ठीक है, और एम्पिरिकल थ्योरेटिकल नॉलेज ये तो है यार, तो इसमें डिजायरेबल नहीं होगा यानी कि बी नहीं होगा, तो जिसमें बी जो काटिए
बी नहीं होगा क्योंकि बी इसमें है, बी इसमें ये भी नहीं होगा और बी इसमें ये भी नहीं होगा, है ना। यानी कि आपका तब ये बनेगा ए सी डी, ये है सी भी था, डी भी था। एम्पिरिकल थ्योरेटिकल नॉलेज ये नहीं होगा। ओके, इस तरीके से जब आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से आप मैचिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ऑप्शन निकल आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ये हैबरमास का इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थे भाई, सबसे पहले इनका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक आया था। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट आया था, तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट यानी कि ये बी। ठीक है, इसके बाद क्या आया था, लेजिटिमेशन क्राइसिस आया था, इसको लेजिटिमेशन क्राइसिस आया था। इसके बाद क्या आया था, इसके बाद फिर हमारा कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ये आया थे, डी। इसके बाद हमारा क्या आया था, ये आया था, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, बी ए, नो 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 नो, बी ए डी सी, इसी है ना, सॉरी, कम्युनिकेशन सी है, बी ए डी सी, तो बी ए डी सी का है, बी ए डी सी है। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हैबरमास लेजिटिमेसी क्राइसिस क्या है। लेजिटिमेसी क्राइसिस मीन्स क्या होता है ना। लेजिटिमेसी क्राइसिस मतलब होता है कि स्टेट सिक्स टू ट्रांसलेट पॉलिटिकल इशू इनटू टेक्निकल प्रॉब्लम। लेजिटिमेसी क्राइसिस यही होता है कि जो हमारा पॉलिटिकल इशू है उसको टेक्निकल प्रॉब्लम में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। स्टेट क्या करता है कि जो पॉलिटिकल इशू है, जो राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उसको टेक्निकल प्रॉब्लम के तौर पे वो देखता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी कि ये भी। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों ये था आपका एमसीक्यू, एमसीक्यू पीवाईक्यू। ठीक है, इसको आपने देखा, इसको आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया मैंने, है ना। तो आपका ये भी हो गया एमसीक्यू पीवाईक्यू। इसके बाद देखेंगे आप कि जो आपका नोट्स है और वन लाइनर नोट्स है ये भी कराया हूँ। इसके बाद जो मेजर वर्क्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको भी आप अरेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इनके जो थॉट हैं, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, उसको एक्सप्लेन किया मैंने। वैलिडिटी क्लेम्स क्या हैं, 4 तरीके से, वो कौन-कौन से हैं बताया हूँ मैं। डिस्कोर्स एथिक्स क्या है ना? और जो हमारा मिशेल फुकोल्ट का डिस्कोर्स क्या है, ताकि हमारा नॉलेज और पावर दोनों से एसोसिएटेड है। तो लेकिन इन्होंने डिस्कोर्स एथिक्स का दिया, तो वो क्या है उसको समझाया मैंने। पब्लिक स्फीयर क्या है ना? क्रोनाइज़ेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड क्या है? क्रोनाइज़ेशन क्या है ये भी समझाया मैं आपको, है ना? फिर उसके बाद लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम क्या है, कि जो हमारे हैबरमास ने क्या किया, सोसाइटी को दो दो भाग में डिवाइड किया, एक लाइफ वर्ल्ड, एक सिस्टम। सिस्टम में जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मेंशन किया, और लाइफ वर्ल्ड में जो भी हमारे कल्चर, फैमिली, ट्रेडिशन जो भी है उसको उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, फिर हम देखें कि कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी एंड इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी में क्या है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी जो तो प्रॉफिट सीकर है, और ये जो है कम्युनिकेटिव है, यानी कि डायलॉग बेस्ड है। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोलने में पहले असमर्थ थे, सही से नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए इन्होंने बोलचाल की भावनाओं को बहुत ढंग से समझा, और इसी पे इन्होंने इतना वर्क किया कि इस पे इन्होंने सोशोलॉजिकल थॉट रख दिया। ठीक है, डेवलप कर दिया इन्होंने, है ना। इसके बाद एक ब्रीफ नॉलेज इंट्रोडक्शन, एज इंट्रोडक्शन, जैसे आप इंट्रो लिखेंगे तो उस पर आप लिखेंगे कि जुर्गन हार्बमास वाज अ जर्मन सोशलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर। ही वाज एसोसिएटेड विद द सेकंड जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, एंड हिज सोशोलॉजी फोकस ऑन कम्युनिकेशन, रेशनैलिटी, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक स्फीयर। ठीक है, ही प्लेड अ ग्रेट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। इस तरह आप इंट्रोडक्शन आप लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बारे में इनका ये सुन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल थिंकर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।